सरफेस के ऊपर कौन गिरता है? लाइट। ठीक है, लाइट जब काय के सरफेस के ऊपर गिरता है, मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट गिरता है, तो क्या होता है? हमें पता है जब दो पार्टिकल के बीच में क्या होता है? कोलिजन। तो जब दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है तो एक चीज होती है, क्या? इसकी एनर्जी, हायर एनर्जी वाले की एनर्जी लोअर एनर्जी वाले को मिलती है, और लोअर एनर्जी वाले की भी क्या बढ़ जाती है? एनर्जी। जैसे हम किसी के कान के नीचे जोर से बजाते हैं और फिर उसके कान को नीचे थोड़ा सा हाथ लगा के देखते हैं, तो कैसा लगता है? गरम गरम। ठीक है, तो क्यों लगता है गरम गरम? डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इसके बॉडी की एनर्जी उसके कान के नीचे चली गई, तो उधर थोड़ा सा एनर्जी बढ़ गया। तो उसी तरह यहाँ पे भी होता है कि जब लाइट किसके ऊपर गिरता है? मेटल के सरफेस के ऊपर। तो आप सबको पता है मेटल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। उसमें दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा पार्टिकल कौन होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ रिवॉल्व करता है? अराउंड द न्यूक्लियस। और काय में रिवॉल्व करता है? ये रिवॉल्व करता है बच्चों शेल में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट रिवॉल्व्स इन अ शेल। तो यहाँ पे जब लाइट गिरेगा तो लाइट काय के ऊपर गिरेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा। कौन से शेल के? आउटर मोस्ट शेल के। और हमें पता है कि जब लाइट या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है? इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। बराबर? मतलब वहां पे जब यहाँ पे जो मेटल के सरफेस पे जो क्या बोल सकते हैं हम, मेटल के एटम होंगे, उस मेटल के एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन गिरेगा? लाइट। और जैसा भी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट गिरेगा, उस इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी? एनर्जी। और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। कहां से जंप करेगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, लेकिन बाहर तो कोई ऑर्बिटल होगी ही नहीं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाएगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, लाइट की वजह से निकला हुआ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। लाइट को हम कहते हैं, इसमें व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, लाइट की वजह से ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है। लाइट को हम क्या कहते हैं? फोटो। बस वो लाइट को क्या कहते हैं? फोटो। फोटो की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बना है, क्या रिलीज हुआ है, इसीलिए इसको नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? लाइट की वजह से इमिट होने वाला ये इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है सब लोग? कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? फोटो इलेक्ट्रॉन। लाइट की वजह से इमिट होने वाला ये इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब क्या है कि यहाँ पे चलो ये तो समझ गए, और बस इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक आधे सेल में से पास किया तो वहां से क्या कंडक्ट होंगी? जब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसने कलेक्ट किया और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। बराबर? तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से? फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से यहाँ पे क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चलते हैं आगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से यहाँ पे कंडक्ट होगी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी किसके फ्लो होने से कंडक्ट हो रही है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके लिए एक कंडीशन है। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन है जिसको किसने अट्रैक्ट करके रखा है? न्यूक्लियस ने। इसीलिए इसको अट्रैक्ट करके रखा है। उसको अगर निकालना है तो उसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। मतलब क्या है कि इसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, उससे कम अगर एनर्जी इसको दी तो क्या होगा? इससे कम अगर एनर्जी दी तो क्या होगा? हाँ, इससे कम एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। जैसे आई कंसीडर
ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। ये लाइट इस पे गिरा गिरा लेकिन निकला क्या नहीं, क्योंकि कम एनर्जी मिली। अब थोड़ी ज्यादा एनर्जी दी, अभी इलेक्ट्रॉन निकल गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए इसको बाहर निकालने के लिए जो क्या लगेंगी एनर्जी, वो एक क्या लगेंगी मिनिमम एनर्जी। क्या रहेंगी वो एक मिनिमम एनर्जी। उससे कम अगर एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। और इसीलिए ठीक है, उससे कम अगर एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है उसी को कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहेंगे? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। एंड दिस थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज डिनोटेड बाय E0। once more, what is E0? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। what is E0? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज डिनोटेड बाय E0 and this E0 is equals to h nu 0। ध्यान रखेंगे, what that threshold energy is denoted by E0 and this E0 is equals to h nu 0, where h is a which constant? Planck's constant. H is a which constant? Planck's constant and nu is the frequency। ठीक है, अब h प्लैंक्स कांस्टेंट है और nu इस एनर्जी को अगर थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इस एनर्जी की वैल्यू काय के ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर, h के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ध्यान रखेंगे, इस एनर्जी की वैल्यू काय के ऊपर डिपेंड करेंगी? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसके ऊपर नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कैसी है? कांस्टेंट। और इसीलिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर कम है तो एनर्जी की वैल्यू कम, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी। तो ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करेंगी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी को भी कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को भी कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी? डू यू अंडरस्टैंड? तो ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट। कैसा? जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बिग सरफेस, मेटल सरफेस। इसी को हम कहते हैं कौन सी एनर्जी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो इसी एनर्जी को कहते हैं बच्चों हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और nu0 ये तो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द व्हिच कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड दिस एनर्जी इज द व्हिच एनर्जी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। एंड दिस इज अबाउट द व्हिच इफेक्ट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? Ejection of electron from the metal surface due to the incident photon is called which effect? Photoelectric effect। अभी क्या है कि मैं अगर कहूं कि इसको निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये जो लाइट गिरा इसमें समझो 30 जूल एनर्जी दी, 30 जूल, क्या होगा? इसको यहां से निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लाइट गिरा उसने कितनी एनर्जी दी? 30 जूल। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल के यहाँ पे नहीं गिरेगा, कहाँ जाएगा? आगे। तो आगे जाने के लिए उसको जो एनर्जी लग रही है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसने जो एनर्जी दी, किसने? फोटॉन ने। फोटॉन ने दी हुई एनर्जी उसने कितने कार्यों में यूज की? दो। एक काय के लिए? बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलने के लिए जो लगी वो कौन सी एनर्जी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और तोड़ने के लिए जो लगी वो काइनेटिक एनर्जी। तो समझ गए? तो ये 30 जूल, 10 जूल बाहर निकलने के लिए लगी, तो तोड़ने के लिए कितनी लगी होंगी? 20 जूल। तो टोटल कितनी हो गई? 30 जूल। तो ये 30 जूल क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ये है यहाँ पे। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज इक्वल टू क्या? पहले कौन सी एनर्जी? द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। ये 10 जूल कौन है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी इसको हम डिनोट करेंगे E0 प्लस ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन है समझो E प्लस व्हिच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन।
kinetic energy of photoelectron. So we can have the formula here. Energy of incident photon is E. Next is the which energy? Threshold energy is what? E0 plus kinetic energy of photoelectron. So I just write here the which energy? Kinetic energy. So we get this formula here. But you know very well about the energy. ये energy of photoelectron है. Energy of photoelectron is h nu. So it is what? H nu 0 plus which energy? Kinetic energy. And so from this we can get here the formula. Kinetic energy of photoelectron. Kinetic energy of photoelectron is equals to, यहाँ पे क्या आएगा? h nu 0. तो ये h nu उधर का उधर ही रहेगा और ये h nu 0 उधर जाएगा. तो h nu minus h nu 0. This gives you kinetic energy of photoelectron. ध्यान रखेंगे, kinetic energy of photoelectron is equals to h nu minus h nu 0. ठीक है? Kinetic energy of photoelectron is equals to h nu minus h nu 0. ठीक है? तो keep in your mind, this is the kinetic energy of photoelectron. Kinetic energy of photoelectron is equals to h nu minus h nu 0, where h is the Planck's constant, nu is the frequency, nu is the frequency, h is the Planck's constant, nu is the frequency. Are you understanding? So keep in your mind, h is the Planck's constant and nu is the frequency. ठीक है? Once more, h is the Planck's constant, nu is the frequency. ठीक है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, h ये Planck's constant है और nu कौन है? Frequency. Here also h is the Planck's constant, nu 0 is the threshold frequency. So I can again take h constant. So what we get? Nu minus nu 0. This is which energy? Kinetic energy of which electron? Photoelectron. Kinetic energy of which electron? Photoelectron. So keep in your mind, we have this is the which energy? Kinetic energy of photoelectron is equals to h in bracket nu minus nu 0. Nu minus nu 0. So in this way, by this formula, we can get here the value of kinetic energy of photoelectron. So kinetic energy of photoelectron is equals to h into in bracket nu minus nu 0. चलो यहाँ तक क्लियर है? So this is about the formula for the which energy? Kinetic energy of photoelectron. चलो यहाँ तक क्लियर है सब? So keep in your mind, we have this is the formula for the kinetic energy of photoelectron. Kinetic energy of photoelectron is equal to h nu minus h nu 0. Have written, and this is called a photoelectric equation. तो ये सारे इक्वेशंस को हम कौन सा इक्वेशन कहेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. अब दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. एक पहली चीज मैं बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन कितनी रहेंगी, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, बराबर. तो इसकी एनर्जी अगर 40 जूल रही थी तो निकलने के लिए कितनी लगी? 10. अब वो भागने के लिए कितनी यूज करेंगे? मिली कितनी है? 40 है ना. गाड़ी को कितने जोर से ठोका उसके ऊपर डिपेंड करेंगी गाड़ी कितने दूर जाएंगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह जो आने वाली गाड़ी है, मतलब फोटोन जितनी ज्यादा एनर्जी वाला होगा उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. और हमने देखा है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन भी काय के ऊपर डिपेंड करेंगी? फ्रीक्वेंसी. और इसीलिए हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. Kinetic energy of photoelectron is directly proportional to the what? Energy or frequency. Energy or frequency of incident light or photon. Energy or frequency of incident light or photon. So this is the we have related to the kinetic energy of photoelectron. Kinetic energy of photoelectron is equal to the energy or frequency of incident light or photon.
को 10 चाहिए तो एक की एनर्जी 20 है तो 2 निकाल देगा एक इससे, ऐसा होगा क्या? नहीं, है ना? ऐसा तो नहीं कर सकता। हाँ दे तू 10 ले, उड़ के बाजू वाले के जाके बढ़ो उसको निकालेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, जितने से आया है पूरे एक ही इसके ऊपर गिरेगा और उसको लेके 7 बाहर निकल जाएगा। इसलिए 1 सेकंड पर सेकंड वहां पे जो फोटोन गिर रहे हैं वो फोटॉन्स भी कैसे होने चाहिए? ज्यादा। और पर सेकंड वहां पे गिरे हुए फोटॉन्स ज्यादा कब रहेंगे? जब लाइट की क्या ज्यादा रहेंगी? इंटेंसिटी। और इसीलिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है? और इसीलिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, number of photo electron ejected is directly proportional to the number of photo electron ejected is directly proportional to the which intensity of incident light, intensity of incident light, इंसिडेंट लाइट की जो क्या होगी इंटेंसिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। Keep in your mind, so number of photo electrons ejected is directly proportional to the intensity of incident light. As the intensity of incident light increases, so what happens? Number of photo electrons ejected increases. तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा हमने, देखा है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी plus kinetic energy, and therefore we can write here kinetic energy is equals to E minus E0. Kinetic energy is equals to E minus E0, where E is the energy of incident light, E0 is the threshold energy, and this is the kinetic energy of ejected photon, ठीक है? kinetic energy of ejected photon, और उसी को कहते हैं हम कौन सा इलेक्ट्रॉन? Photo electron. And that was our topic, that is the which effect? Photoelectric effect. तो ध्यान रखेंगे this effect is a which effect? Photoelectric effect. So after having this photoelectric effect, चलो क्लियर है यहाँ तक? इस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे बच्चों? Photoelectric effect, ठीक है? We have seen about this photoelectric effect. तो अभी आप हेडिंग देंगे काइनेटिक एनर्जी। अभी अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और ये तो फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा है। अभी आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, it is 1 upon 8 pi epsilon 0 into Z into E square upon R, Z into E square upon R। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1 upon 4 pi epsilon 0 in bracket Z is square upon R, ठीक है? तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, one is for kinetic energy and another is for potential energy. So if you write the ratio of potential energy upon kinetic energy, ठीक है? potential energy upon which energy? kinetic energy, ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कैंसल, पाई एप्सिलॉन क्या होगा? कैंसल। तो अभी बचा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? -1/4, और वहां पे क्या है? +1/8, तो क्या होगा? 4 2 जा 8। सो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -2, ठीक है? सो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी इन एटम इज -2। तो ध्यान में रखेंगे रेशियो ऑफ potential energy to the kinetic energy in atom is equal to -2, ठीक है?
पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी का एटम के अंदर का जो रेशो है वो क्या रहेगा, -2। तो कीप इन योर माइंड, रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी इन एटम इज -2। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी यहां से हम देख सकते हैं एनर्जी एंड रेडियस। एनर्जी और रेडियस कैसे हैं एक दूसरे को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कीप इन योर माइंड, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस टू द पावर -1। ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -1। ठीक है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -1। ठीक है, कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, फॉर 2s और एनी ऑर्बिटल, फॉर 2s और एनी ऑर्बिटल ठीक है, देखो इधर फॉर 2s और एनी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल दिए, 2s ऑर्बिटल दिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट है एनर्जी एंड स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक बात ध्यान में रखो कि अगर कोई दबा है अंदर, कोई दबा है अंदर, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा कि जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा? जो दबा है। तो जो अंदर है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो एनर्जी सबसे, ठीक है। फॉर 2s और एनी अदर ऑर्बिटल, the orbital which is present inside have the lower energy and the orbital which is present outside have the higher energy. The orbitals which is present inside, the orbital which is present inside have the lower energy and the orbital which is present outside orbital present inside, then energy low and outside for higher। लिख लिया? चलो आगे देखो इधर। अभी देखो, हमें पता है इलेक्ट्रॉन टू रिप्रेजेंट presence of electron, to represent presence of electron, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका प्रेजेंस रिप्रेजेंट करने के लिए? इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, वंस मोर, टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन psi is used। ठीक है, मतलब अगर psi की वैल्यू ज्यादा है तो वेव फंक्शन psi की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस, या हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कैसी है? ज्यादा। अगर psi की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कैसी है? ज्यादा। और अगर psi की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कैसी है? कम। समझ गए? तो वंस मोर, psi represent which function? Wave function। ठीक है, वंस मोर, if the value of psi is more, तो presence of electron or electron density is more। if the value of psi is less, then presence of electron or density of electron is more, less। ठीक है, so do you understand student? Presence of student is what? Psi। just consider, so today psi is less, barabar, Monday psi will be more because today is a weekend। ठीक है, तो that is psi। तो मंडे को psi कैसा रहेगा? ज्यादा, फिर ट्यूसडे को थोड़ा सा कम, और सैटरडे को
will represent the value of psi. Are you understanding? In the same way, जब इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस कहाँ कितना है ये रिप्रेजेंट करने के लिए वो फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं psi. I just consider here this is the x-axis and this one is the which axis? Y-axis. तो अभी हमारे पास दो एक्सिस है. One is the x-axis and another is the y-axis. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम एक इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह का ग्राफ. यहाँ पे वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम. और ये भी एक वैल्यू है. तो आई से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी. ठीक है, और ये y एक्सिस पे है किसकी वैल्यू? साइन. y एक्सिस पे किसकी वैल्यू है? साइन. ठीक है, पॉइंट ए और सी, ठीक है, साइन वैल्यू इज मैक्सिमम. ठीक है, पॉइंट ए और सी यहाँ पे साई की वैल्यू क्या रहेंगी? मैक्सिमम. यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे +1 +2, यहाँ पे माइनस, ऐसा रहता है ना. तो यहाँ पे साई की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम. यहाँ पे भी साई की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम. देखो, एट पॉइंट ए एंड सी, एट पॉइंट ए एंड सी, value of psi will be maximum. At point A and C, value of psi will be maximum. ठीक है, A और C पॉइंट पे psi की वैल्यू कैसी रहेंगी? मैक्सिमम. At point A and C, value of psi will be maximum. That is, हिंदी लिखूंगी. That is, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा. उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा. ठीक है, क्लियर है? एक लिखो, रेडियल नोड्स. रेडियल नोड्स. रेडियल नोड मीन्स रेडियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या वैल्यू कैसी रहेंगी? 0. रेडियल नोड्स, रेडियस पे डेंसिटी या रेडियस क्या रहेगा? साई की वैल्यू 0. 2s के लिए रेडियल नोड्स निकालो. 2s फॉर्मूला बताओ रेडियल नोड्स का. टोटल का क्या है? n-1. एंगुलर का l और रेडियल का n-l-1 या n-1 - l. तो पहले तो बताओ, शेल का नंबर 2 -1 और s के लिए l की वैल्यू 0, तो 0 तो 1. तो कितनी रेडियल नोड है? 1. तो 1 रेडियल नोड है. तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, किसके बीच में? साई स्क्वायर और r, साई स्क्वायर और r. तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक रेडियल नोड है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएंगी? 0. ठीक है, यू विल गेट द ग्राफ लाइक दैट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट 1 रेडियल नोड्स, मतलब ये ऐसा जाएगा ग्राफ. एक रेडियल नोड है. कितनी रेडियल नोड है? 1. ठीक है. सेकेंडली 2p के लिए देखेंगे. अभी 2s के बाद क्या के लिए देखेंगे? 2p. 2p के लिए अगर हम देखेंगे तो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस 2p. अब 2p ऑर्बिटल के लिए हम देखेंगे यहाँ पे. कौन सी ऑर्बिटल? 2p ऑर्बिटल. सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस 2p ऑर्बिटल. 2p के लिए बताइए, n की वैल्यू कितनी है? 2 और p l की वैल्यू 1. बराबर. तो क्या है बताओ? n-1 -l जो भी है. 2 -1 -1 0.
तो रेडियल नोड्स कितनी हो गई? 0, मतलब यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं है। तो ये है साइन स्क्वायर और ये है r, कोई रेडियल नोड नहीं है। ठीक है, 3s के लिए पहले तो रेडियल नोड निकालो। क्या है? n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1। कितनी रेडियल नोड है? 2। अरे कितनी है? 2। समझ गए क्या? तो 2 रेडियल नोड्स हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे r, तो 1 और 2। ठीक है, कितनी हो गई? 1 और 1 2। इथे पण आपण तसंच ड्रॉ केलं ना, इला नाही कन्सिडर करायची। आता हे मग इथे पण 1 होते, अरे इथे पण 1 होते ना, मग इथे किती आहे? 0, तो इला नाही कन्सिडर करायची। इथे 2 होते, मग 1 आहे, मग कशा इथे 1 2। ठीक है, किती रेडियल नोड्स? 2। ठीक है, 1s 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 के लिए रेडियल नोड 0, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो कैसा आएगा ग्राफ? ऐसा। ठीक है, वेव नंबर और नंबर ऑफ वेव, एक एडिशनल फॉर्मूला है। वेव नंबर, वेव नंबर पता है ना आपको? 1/λ। वेव नंबर, या इसी को क्या कहेंगे? नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव का एक एडिशनल फॉर्मूला है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस अपॉन लैम्डा। नहीं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r सरकमफेरेंस अपॉन लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। सरकमफेरेंस अपॉन लैम्डा, एक्चुअली 1/λ ही था, लेकिन नंबर ऑफ वेव अगर निकालना है तो सरकमफेरेंस अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई r अपॉन लैम्डा, 2 पाई r upon lambda, that is wavelength. This is the wave number which is denoted by n, wave number। n is equals to 2 pi r upon lambda, n lambda is equals to 2 pi r, so r is equals to n lambda upon 2 pi, n lambda upon 2 pi। r का फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ r? r का फॉर्मूला a0 0.53 इंटू एल स्क्वायर अपॉन जेड। वहां पे जेड नहीं लिखा था ना, वो हाइड्रोजन एटम के लिए था। कौन से के लिए था? हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 रहता है ना, तो रेडियस ऑफ n फोर्थ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू r0, that is what? 0.53 into n square upon z, यूनिट एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो अगर इसी को मैं यहाँ पे लिखूं तो n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई r, इसको हाँ z होता तो हाइड्रोजन एटम साठी होता। ठीक है, हाँ 2 पाई r0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, 2 pi r square n square upon z। अगर n square है का विल n कैंसल, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू
2 pi r0 into n upon z. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम व्ही स्क्वेअर. याला जर मी एम ने मल्टिप्लाय केलं तो काय होईल? हाफ एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम. दिस इज वीक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, and this is the momentum. Mass into velocity is what? Momentum. Mass into velocity is what? Momentum. So what we get? 2m into which energy? Kinetic energy is equals to m square v square. M square v square. 2m is equals to, what is this? P square. 2m into which energy? Kinetic energy. So P is equal to under root of twice m into kinetic energy. आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे, लॅम्बडा इज इक्वल्स टू फर्स्ट h अपॉन p. तो लॅम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m into kinetic energy. By knowing the value of kinetic energy, we can find out the wavelength, mass of electron and kinetic energy. For photoelectric equation, kinetic energy का फॉर्म्युला आधीच शिकलो. फर्स्ट h nu minus h nu 0. So what I can write? Lambda is equals to h upon under root of 2m in bracket h nu minus h nu 0. Lambda is equals to h upon under root of twice m h nu minus h nu 0. ठीक है? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू h इंटू इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू 0 टू द पावर 1/2. कळतं का हे? √2 म्हणजे टू द पावर 1/2 आणि म्हणून लॅम्बडा विल बी inversely proportional to the nu minus nu 0 to the power 1/2. Nu minus nu 0 to the power 1/2. ठीक है? चालायचं? दोन चार क्वेश्चन घेऊन घेऊ. दिसते का? प्रतीक सर ते क्वेश्चन कसे टाकले? हा, स्टेट्स ऑफ मॅटर नंतर ते नाही भेटलं का रे? प्रतीक सर वापस गेला. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, आज के लिए इतना रहने देंगे, बाकी काम